मनहूस लड़की हमारे खिलाफ खड़ी होगी। चची ने मेरा गला पकड़ते नफरत से कहा। चचा भी बोले इसे मार दो, क्योंकि मैंने अपनी ज़मीन का मुतालबा किया था। वो मुझे मारने ही वाले थे जब चचा का खास मुलाजिम आगे आते हुए बोला, साहब इनको मारे नहीं, इनकी शादी मुझसे कर दे, कानूनी कार्रवाई से भी बच जाएंगे और मैं इसकी ज़बान भी बंद रखूँगा। ये सुनते ही चची खुश हो गई और मेरे बहुत रोने के बावजूद मेरा निकाह इस मुलाजिम से कर दिया गया। मैं गाड़ी में रोते बैठी थी जब वो चिल्लाते हुए बोला, चुप, अगर रोई तो गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। मैं सहम के चुप हो गई, पर जान निकल गई जब घर पहुंचते दो पुलिस वाले इसे सल्यूट करके बोले, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सान्या वो रात थी जब मेरे माँ बाप की ज़िंदगी मुझसे छीन ली गई। वो रात आज भी मेरी रूह पर नक्श है। अजीब सी वहशत थी हवा में, जैसे सब कुछ बदलने वाला हो। मेरे वालिदैन घर के कमरे में बैठे बातें कर रहे थे और मैं सहन में खेल रही थी। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला और चचा अंदर दाखिल हुए। इनके पीछे चची की तेज़ आवाज़ गूंजी, आज हिसाब बराबर होगा। मैं सहम कर दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई। माँ ने हैरत से कहा, यह क्या बदतमीज़ी है? मगर जवाब में चचा ने गुस्से से कहा, ज़मीन हमारे हवाले कर दो वरना अंजाम बुरा होगा। बाप ने संजीदगी से कहा, यह ज़मीन मेरे बाप की निशानी है, मैं इसे बेच नहीं सकता। अगले लम्हे कमरे में शोर उठा। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे मेरे माँ बाप को बेदर्दी से ज़मीन पर गिरा दिया गया। इनकी सांसें टूटती गईं और मेरा दिल दहलता रहा। मैं चीखती हुई कमरे में दाखिल हुई। माँ अब्बू मेरे कदम जैसे ज़मीन में धंस के। खून की बू ने मेरे वजूद को हिला दिया। चची ने मेरी तरफ देखा और जहर भरी आवाज़ में कहा, चुप रह वरना तेरा भी यही हाल होगा। मैं रोती रही, दुहाइयाँ देती रही, मगर किसी ने ना सुनी। मेरा बाप आखिरी बार मुझे देखते हुए होंठ हिलाए जैसे कुछ कहना चाहते हूँ, मगर आवाज़ इनके गले में ही दब गई। माँ के हाथ कांपते हुए मेरी तरफ बढ़े, मगर वो भी खामोश हो गई। इस मंजर ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मेरी चीखें आसमान को चीरती रहीं, मगर वो चार दीवारी मेरे दर्द को निगल गई। इस रात के बाद मेरी दुनिया टूटकर बिखर गई। मैं एक लम्हे में यतीम हो गई और मेरे सामने वही लोग खड़े थे जिन्होंने सब कुछ उजाड़ा था। चचा ने सर्द लहजे में कहा, इसे साथ ले चलो, ये अब हमारी जिम्मेदारी है। चची ने तंजिया हंसी के साथ जवाब दिया, जिम्मेदारी? ये तो मनहूस है, इसकी वजह से हमारा सुकून बर्बाद हुआ। इनकी बातें मेरे कानों में गूंजती रहीं और मेरा दिल टुकड़ों में बिखरता रहा। मुझे घर से घसीट कर इनके साथ ले जाया गया। मेरा वजूद बेजान सा हो गया। मेरे वालिदैन की ज़िंदगी छिन जाने के बाद मैं जिन लोगों के साथ रहने पर मजबूर हुई, इनके घर का हर दिन गुलामी से कम न था। पिछले एपिसोड में जिस रात ने मेरी दुनिया उजाड़ दी थी, वही रात मेरी गुलामी का आगाज भी साबित हुई। अगली ही सुबह सूरज निकलने से पहले मुझे जगा दिया गया। चची दरवाज़ा जोर से पीटते हुए बोली, उठ जा मनहूस लड़की, सारा घर तेरे लिए नहीं सो सकता। मैं आंखें मलते हुए उठी। उन्होंने झाड़ू मेरे हाथ में थमा दी। सहन में हर तरफ पत्ते बिखरे थे। मैं कांपते हाथों से झाड़ू देने लगी। सर्दी के बावजूद मेरे पाँव नंगे थे और हाथ सुन हो रहे थे, लेकिन किसी को मेरी हालत से गर्ज न थी। पहला दिन ही मेरा इम्तिहान बन गया। बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। चची ने कहा, ये सब आज ही चमकने चाहिए, अगर एक भी गंदा रह गया तो तुझे देख लूंगी। मैं सारा दिन साबुन से हाथ रगड़ती रही। हाथों की खाल उतरने लगी, मगर मुझे सांस लेने की मोहलत न मिली। शाम को जब मैं थकी हारी ज़मीन पर बैठी तो चची ने मेरे सर पर पानी का जंग उंडेल दिया और बोली, यहाँ आराम करने नहीं आई, जा जानवरों को चारा डाल। मैं लरसती टांगों से खड़ी हुई और कोंटे पर बंधे बैल के पास चली गई। जानवर भूखे थे और ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहे थे। मैंने भूसा डाला, मगर इतनी थकन थी कि खुद वहीं बैठ गई। एक दिन जब मैंने देर से रोटी पकाई तो चचा कमरे से निकलकर दहाड़ने लगे, क्या वक्त लगाया है, भूख से जान निकल रही है और ये लड़की सुस्ती कर रही है। उन्होंने मेरा बाजू पकड़ कर झटका दिया। चची पीछे से तंज करती हुई बोली, क्या करें, ये मनहूस है ही निकम्मी, इससे तो हमारे घर में नहूसत उतर आई है। मैं खामोश रही। मेरा दिल चाहा कि चीखूं और कहूं कि नहूसत इनके जुल्म में है, लेकिन मैं डर के मारे ज़ुबान बंद किए रही। घर के साथ साथ खेतों में भी मेरी जान खपाई जाती। सुबह का वक्त होता और मुझे हल्के कपड़ों में धूप के नीचे काम करने के लिए भेज दिया जाता। धान के खेत में पानी भरते हुए मेरा कद भीग जाता। कच्ची मिट्टी में मेरे पाँव धंसते और हाथों पर छाले पड़ जाते। दूसरे मजदूर कभी मेरा हाल देखकर अफसोस से कहते, ये तो अभी बच्ची है, इसे क्यों इतना काम कराते हो? मगर चचा गुस्से से जवाब देते, यही करेगी, ये हम पर एहसान है कि हमने इसे रखा हुआ है। इनका ये जुमला मेरे दिल में चुभता। वो अपनी बातों में ये तासर देते जैसे उन्होंने मुझ पर कोई बड़ा कर्म किया हो, जबकि हकीकत ये थी कि मेरी ज़मीन हड़प करके मुझे गुलाम बनाया गया था।
ایک دن گاؤں میں بارات آئی، پورا محلہ خوشی میں جھوم رہا تھا۔ میں دور سے دیکھ رہی تھی کہ کیسے لڑکیاں ہنسی خوشی گیت گا رہی ہیں۔ دل چاہا کہ میں بھی جا کر دیکھوں، لیکن چچی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، ادھر مت جانا، لوگوں کی خوشیاں دیکھنے کا تجھے کوئی حق نہیں، چل آٹا گوندھ۔ میں اندر آ گئی، کمرے میں بیٹھ کر اپنے آنسو چھپاتی رہی۔ اس دن مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میری زندگی دوسروں کی خوشیوں کو دور سے دیکھنے اور خود اندھیروں میں رہنے کا نام ہے۔ کچھ عرصے بعد میرے اسکول کی ہم عمر لڑکیاں گلی میں کھیل رہی تھیں۔ ایک نے مجھے آواز دی، آؤ کھیلیں، چھپن چھپائی کھیلتے ہیں۔ میں ان کی طرف 2 قدم بڑھی ہی تھی کہ چچی چیختی ہوئی آ گئی، کیا کھیلنے آئی ہے؟ جا اندر جا کر جھاڑو دے، تیرے نصیب میں کھیل نہیں کام ہے۔ لڑکیاں حیرانی سے مجھے دیکھتی رہ گئیں اور میں نظریں جھکا کر واپس لوٹ گئی۔ اس دن کے بعد کسی نے مجھے کھیلنے کے لیے نہیں بلایا۔ میں سب کی نظروں میں بس نوکرانی تھی۔ چچا اکثر شام کو اپنے دوستوں کے ساتھ محفل جماتے، وہ حقے کا دھواں اڑاتے اور فخر سے کہتے، ہم نے اپنی بھتیجی کو سہارا دیا ہے، یتیم تھی ہم نے پال لیا، بڑا احسان ہے ہمارا۔ دوست واہ واہ کرتے اور میں کونے میں برتن دھوتی رہتی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اندر سے میرا دل کیسے چیخ رہا ہے۔ چچی کی عادت تھی کہ ہر وقت مجھے کوستی، کبھی کہتی تیری وجہ سے میرے بچے بیمار رہتے ہیں، کبھی کہتی اگر تو ہمارے گھر نہ آتی تو ہم خوشحال ہوتے۔ میں حیران ہوتی کہ میری موجودگی کو وہ ہر مسئلے کی جڑ کیوں بنا دیتی ہیں۔ ایک بار میں نے ہمت کر کے چچی سے کہا، میں نے کیا قصور کیا ہے؟ وہ غصے سے بولی، قصور تیرا وجود ہی قصور ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میرا کان مروڑ دیا۔ مجھے دن رات بس ایک ہی خیال ستاتا تھا کہ آخر کب تک یہ زندگی سنیے، لیکن میری عمر چھوٹی تھی، میرے پاس سہارا نہ تھا نہ ہمت، بس میں اپنے اندر جلتی ہوئی آگ کو چھپا کر کام کرتی رہتی۔ جب سب سو جاتے تو میں بستر پر لیٹ کر چھت کو گھورتی اور سوچتی کاش ماں اور ابو ہوتے تو میرا یہ حال نہ ہوتا۔ لیکن اگلے ہی لمحے مجھے وہ رات یاد آ جاتی جب ان کی سانسیں میرے سامنے رک گئی تھیں۔ یوں میری زندگی گزرتی رہی، صبح سے شام تک غلامی۔ رات کو آنسو چچا اور چچی کی باتوں نے مجھے اندر سے زخمی کر دیا۔ میرے دل میں ایک خواب زندہ تھا، میں سوچتی رہتی کسی دن ان سب کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے بے نقاب کروں گی۔ یہ خواب مجھے زندہ رکھتا، ورنہ میرا وجود کب کا ٹوٹ کر بکھر گیا ہوتا۔ وقت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا اور میں ہر گزرتے دن کے ساتھ بدل رہی تھی۔ وہ بچی جو کل تک دوسروں کے اشاروں پر چلتی تھی، اب سوال اٹھانے لگی تھی۔ میرا دل کہتا تھا کہ سچ بولنے کا وقت قریب ہے۔ میں نے دنوں سے دیکھا کہ کس طرح میرے چچا اور چچی لوگوں کو لوٹتے، کمزوروں کو دبا کر ان کی زمین چھینتے اور گاؤں میں اپنی دھاک بٹھاتے۔ ایک دن میں صحن میں کام کر رہی تھی جب 2 آدمی آئے، ان کے ہاتھ میں کاغذات تھے۔ میں نے چھپ کر سنا، وہ کہہ رہے تھے، صاحب اس کاغذ پر دستخط کروا لیں تو وہ کھیت بھی آپ کے نام ہو جائیں گے۔ چچا نے غرور سے کہا، فکر نہ کرو، ہم جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ سب کھیل کب تک چلتا رہے گا؟ زمین جو میرے والدین کی آخری نشانی تھی اب چچا کے قبضے میں جا چکی تھی۔ وہ کھیت جہاں ماں نے سبزیاں اگائی تھی، جہاں ابو کی محنت کے پسینے کی خوشبو رچی تھی، وہ سب میری آنکھوں کے سامنے چھن گیا۔ ایک دن میں وہاں گئی، کھیت کی مٹی کو ہاتھوں سے چھوا تو دل بھر آیا۔ میں نے خود سے کہا، یہ زمین میری ہے، میں اسے واپس لوں گی۔ اسی ہمت نے مجھے زبان کھولنے پر مجبور کیا۔ ایک شام چچا برآمدے میں بیٹھے حقہ پی رہے تھے، ان کے پاس گاؤں کے 2 بڑے بیٹھے تھے۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھی اور صاف کہا، یہ زمین میرا حق ہے، مجھے واپس چاہیے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے محفل جیسے لمحے بھر کے لیے رک گئی۔ ایک آدمی نے حیران ہو کر مجھے دیکھا۔ میرے الفاظ سنتے ہی چچا کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو گیا۔ وہ کرسی سے اٹھے اور دھاڑ کر بولے، زبان کھولنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ ابھی ہمیشہ کے لیے چپ کرا دوں اسے۔ میرا دل جیسے رک گیا۔ کمرے میں موجود لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ چچی نے نفرت بھری آنکھوں سے مجھے گھورا اور زہر اگلتے لہجے میں کہا، ہاں آج ہی اس کا خاتمہ کر دو، زیادہ بڑھ گئی ہے یہ۔ ان کی آواز نے فضا کو اور بھی بوجھل کر دیا۔ میں کانپتے ہوئے پیچھے ہٹی، میرا دم گھٹنے لگا تھا جیسے کمرے کی ہوا رک گئی ہو۔ اسی لمحے ان کا خاص ملازم آگے بڑھا۔ یہ وہی شخص تھا جو برسوں سے ان کے ساتھ رہتا، ان کے ہر حکم کو سر آنکھوں پر رکھتا اور سب راز جانتا تھا۔ وہ آہستہ آواز میں بولا، صاحب رک جائے۔ چچا نے چونک کر کہا، کیا مطلب؟ تو ہمیں روک رہا ہے؟ ملازم نے نرمی مگر پختگی سے کہا، اسے ختم کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی شادی مجھ سے کر دے۔ سب کے چہرے پر حیرت دوڑ گئی۔ چچی نے زور سے کہا، یہ کیا پاگل پن ہے؟ ملازم نے وضاحت دی، یوں یہ نہ زبان کھولے گی اور زمین بھی آپ کے پاس رہے گی اور قانون بھی کچھ نہیں کہہ سکے گا۔
निकाह के बाद ये मजबूर हो जाएगी, चचा ने सोचते हुए कहा। अगर वाकई ये बात है तो फ़ायदा है। चची ने पहले इनकार किया मगर फिर कह कहा लगाकर बोली, ठीक है निकाह ही कर दो, इसके रोने चिल्लाने से क्या होता है। मैं चूक उठी, नहीं ये जुल्म है, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। मगर मेरी आवाज़ को किसी ने ना सुना। मुलाजिम आगे बढ़ा और मेरा हाथ खींच लिया। मैं छुड़ाने लगी मगर चची ने मेरे बाल पकड़ लिए और ज़ोर से खींच कर कहा, चुप कर जा वरना और बुरा होगा। इसी रात गांव के चंद गवाहों को बुलाया गया, कमरे में कुरान रखा गया और निकाह खां को बिठा दिया गया। मेरा दिल कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं इनकार करती रही मगर किसी ने ना सुनी। चचा ने सख्त लहजे में कहा, जुबान बंद रख, ये निकाह होकर रहेगा। निकाह की रस्म मेरे लिए सजा से बढ़कर थी। वो कमरा जिसमें निकाह खां बैठा था वहाँ मेरे लिए कैद खाना सा माहौल था। हर तरफ अजनबी चेहरे थे। चंद गवाह बुलाए गए थे जो महज रस्मी तौर पर बैठे थे। इनके चेहरों पर हैरत थी मगर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। मेरी आंखों से आंसू थमते न थे। मैं बार बार हाथ जोड़कर इल्तिजा करती, मुझे मत बांधो, ये मेरा फैसला नहीं है। मगर कोई कान धरने को तैयार न था। चची खुशी से झूम रही थी, इसके लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। चचा इत्मीनान से मुस्कुरा रहे थे जैसे कोई बड़ा कारनामा सरअंजाम दे दिया हो। मुझे लगा मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा भी छीन लिया गया है। निकाह के अल्फाज गूंजते रहे और मैं पत्थर बनी बैठी रही। निकाह खां ने 3 बार पूछा, मेरे होंठ कपकपाए मगर आवाज़ ना निकली। चची ने मेरे पसली में कोहनी मारी और धमकी दी, हाँ कहना वरना अभी यहीं रुसवा कर दूंगी। मेरी हालत नीम मुर्दा थी। लबों से हल्की सी आवाज़ निकली और निकाह मुकम्मल हो गया। इस लम्हे मुझे लगा जैसे मेरी रूह भी छीन ली गई हो। कमरे में कह कहे गूंजे। चचा ने मुलाजिम को देखकर कहा, मुबारक हो, अब ये तेरी जिम्मेदारी है। मुलाजिम ने सर झुकाकर जवाब दिया, जी साहब। निकाह के बाद चचा ने दरवाजे पर खड़े ड्राइवर को हुक्म दिया, इसे गाड़ी में बिठाकर इसके शोहर के गांव ले जाओ, रात होने से पहले पहुंच जाना। ड्राइवर फौरन झुका और कहा, जी हुजूर। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बाहर निकली। गांव के चंद लोग दरवाजे पर जमा थे। सब हैरत से मुझे देख रहे थे मगर कोई कुछ बोल ना सका। इनके चेहरों पर सवाल थे मगर खौफ ने इनके होंठ सी रखे थे। गाड़ी मेरे सामने खड़ी थी। मेरा सामान जल्दी जल्दी डाल दिया गया। मैं अंदर बैठी, आंखों से आंसू बहते रहे। रास्ता अंधेरा हो रहा था और गाड़ी के अंदर खामोशी का राज था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ड्राइवर खामोशी से सड़क पर नजरें जमाए बैठा था। वो शख्स जिसे अब मेरा शोहर कहा जा रहा था बराबर वाली सीट पर बैठा था। अचानक वो मेरी तरफ झुका और सख्त लहजे में बोला, चुप रहो, ज्यादा रोना धोना किया तो गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। इसके अल्फाज ने मेरी जान निकाल दी। मैं सहम गई और होंठ बंद कर लिए। गाड़ी के अंदर का माहौल बोझल था। खिड़की के शीशे पर बारिश के कतरे पड़ने लगे और गाड़ी अंधेरी सड़कों पर दौड़ती रही। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि यह शादी मेरी नई कैद है या कोई और जाल। मेरा जहन सवालों से भरा हुआ था मगर जुबान बंद थी। मैंने हिम्मत करके आहिस्ता कहा, यह सब ज़बरदस्ती हुआ, मैंने नहीं चाहा। इसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे परवाह नहीं, अब तो मेरा है, यही काफ़ी है। ये अल्फाज सुनकर मेरी आंखें मज़ीद नम हो गई। ड्राइवर खामोश बैठा सब देख रहा था। इसकी नज़रें आईने में बार बार हम पर पड़ती थी। एक लम्हे को मुझे लगा जैसे वो सब समझ रहा है मगर कुछ कह नहीं पा रहा। रास्ते में एक जगह गाड़ी रुकी। ड्राइवर ने कहा, साहब थोड़ा पानी पी ले। वो शख्स बाहर निकला और पानी लिया। मैंने मौका पाकर ड्राइवर से आहिस्ता से कहा, मुझे बचा लो, मुझे ये शादी कबूल नहीं। ड्राइवर ने खौफजदा निगाहों से इधर उधर देखा और कहा, बीबी मेरी मजाल नहीं कि साहब के हुक्म के खिलाफ जाऊं, माफ़ करना मैं कुछ नहीं कर सकता। गाड़ी फिर चल पड़ी। गांव के रास्ते सुनसान थे, हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। मेरा दिल चाह रहा था गाड़ी से कूदकर भाग जाऊं मगर यह सोच कर काम गई कि अगर पकड़ी गई तो अंजाम और भी बुरा होगा। मैंने अपने हाथ मजबूती से बांध लिए और आंखें बंद करके खामोश हो गई। रास्ते में एक जगह पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। 2 एहलकारों ने हमारी गाड़ी को रोका। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया। एक एहलकार ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? ड्राइवर ने जवाब दिया, अपने गांव। ये मैडम और इनके शोहर साथ हैं। एहलकार ने अंदर झांका। मेरी आंखों में आंसू देखकर इसने लम्हा भर को चौंक कर कहा, सब ठीक है बीबी? मैंने होंठ भींच लिए, कुछ न कहा। वो शख्स फौरन बोला, हाँ सब ठीक है, ये ज़रा तबीयत से कमज़ोर है। एहलकार ने सर हिलाया और गाड़ी को जाने दिया। मेरा दिल चाह रहा था कि चीखूं और कहूं कि नहीं, सब ठीक नहीं है, लेकिन मेरे अंदर की खौफजदा आवाज़ खामोश रही।
یہ لمحہ میرے لیے ایک نئے باب کی شروعات تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا آگے کیا ہونے والا ہے۔ کیا یہ قید خانہ ہمیشہ کے لیے میرا مقدر رہے ہے یا اس اندھیرے کے پیچھے کوئی اور حقیقت چھپی ہے؟ میرا دل دھڑک رہا تھا، دماغ سوالوں سے بھرا ہوا تھا اور آنکھوں میں صرف ایک ہی سوال تھا، کیا میری کہانی یہی ختم ہو گئی یا کوئی اور نیا موڑ آنے والا ہے؟ گاڑی اندھیرے راستوں پر دوڑتی جا رہی تھی، بارش کی بوندیں شیشے پر تیز رفتاری سے پڑ رہی تھی اور وائپر مسلسل حرکت میں تھے۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ چیخوں چلاؤں، لیکن زبان جیسے بوجھل ہو گئی تھی۔ وہ شخص جو میرا زبردستی کا شوہر تھا بار بار پیچھے مڑ کر مجھے گھورتا اور سخت لہجے میں کہتا، خاموش رہو، کوئی ڈرامہ نہ کرو۔ میں سہم کر کانپتی اور ہونٹوں کو بھینچ لیتی۔ ڈرائیور خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار آئینے میں مجھ پر پڑ رہی تھی۔ سڑک سنسان تھی، کہیں کہیں بجلی کے کھمبوں پر ہلکی روشنی جھلملاتی تھی اور پھر اندھیرا دوبارہ نکل لیتا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ سفر مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ دل بار بار کہہ رہا تھا کہ شاید یہ میرا نیا قید خانہ ہوگا جہاں سے کبھی آزادی نصیب نہ ہوگی۔ میں نے ہمت کر کے آہستہ آواز میں کہا، مجھے اپنے گاؤں واپس جانا ہے، مجھے یہاں نہ لے جاؤ۔ وہ شخص فوراً پلٹا اور دھمکیاں میز لہجے میں بولا، میں نے کہا نا، چپ رہو، ایک لفظ بھی اور کہا تو یہیں راستے میں چھوڑ دوں گا۔ ڈرائیور نے ذرا ہلکی آواز میں کہا، صاحب اندھیرا بہت ہے، سڑک بھی خراب ہے، شاید گاڑی آہستہ کرنی پڑے۔ وہ شخص جھنجھلا کر بولا، جیسے کہہ رہا ہوں ویسے چلا، ہمیں وقت پر پہنچنا ہے۔ ڈرائیور نے ایک لمحے کے لیے آنے میں میری طرف دیکھا اور پھر خاموش ہو گیا۔ راستے میں ایک جگہ چیک پوسٹ آئی۔ پولیس کے 2 اہلکاروں نے گاڑی کو ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ ڈرائیور نے شیشہ نیچے کیا۔ ایک اہلکار نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ ڈرائیور نے جواب دیا، گاؤں جا رہے ہیں، صاحب اور بیوی ساتھ ہیں۔ اہلکار نے اندر جھانکا۔ میری آنکھیں لال تھی اور چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے ذرا نرم لہجے میں کہا، بیوی سب خیریت تو ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، وہ شخص آگے جھک کر بولا، ہاں ہاں سب ٹھیک ہے، یہ ذرا طبیعت کی کمزوری ہے۔ اہلکار نے مشکوک نظر ڈالی مگر پھر ڈرائیور کو جانے دیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا چیخ کر کہوں، سب ٹھیک نہیں، مگر زبان پر قفل لگا تھا۔ گاڑی دوبارہ اندھیروں میں دوڑنے لگی۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ دور کھیتوں میں کبھی کبھی چراغ جلتے تھے مگر زیادہ تر ویرانی تھی۔ میرا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ اچانک وہ شخص تھوڑا جھکا اور سرگوشی میں کہا، ابھی کچھ مت پوچھو، وقت آنے پر سب بتاؤں گا۔ اس کی آواز میں پہلی بار سختی نہیں بلکہ راز چھپا ہوا تھا۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ بولی۔ راستے میں ایک جگہ گاڑی اچانک جھٹکا کھا کر رک گئی اور ڈرائیور نے بونٹ کھولا اور کہنے لگا، لگتا ہے انجن گرم ہو گیا ہے۔ وہ شخص باہر نکلا اور گاڑی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں نے موقع پا کر آہستہ آواز میں ڈرائیور سے کہا، مجھے یہاں سے نکال دو پلیز، مجھے چھوڑ دو۔ ڈرائیور نے سر ہلایا اور بولا، بی بی میرا رزق انہی کے ساتھ جڑا ہے، اگر کچھ کیا تو میری جان بھی جائے گی، معاف کرنا۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور پھر سے خاموش ہو گئی۔ گاڑی دوبارہ چلی تو کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا ڈھابا نظر آیا۔ ڈرائیور نے کہا، صاحب تھوڑا پانی اور چائے لے لیتے ہیں، سفر لمبا ہے۔ وہ شخص مان گیا۔ ہم گاڑی سے اترے۔ میں نے ارد گرد دیکھا، 2-3 لوگ چارپائی پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے ہمیں گھور کر دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ ڈھابے والے نے پوچھا، صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے ٹال مٹول سے کہا، گاؤں جا رہے ہیں۔ بی بی تھکی ہوئی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ میں کسی کو کچھ بتاؤں مگر اس کے قریب کھڑے ہونے سے خوف نے مجھے پھر سے روک لیا۔ چائے پی کر سفر دوبارہ شروع ہوا۔ اب راستہ پہاڑی علاقے سے گزر رہا تھا۔ گاڑی تنگ سڑک پر چل رہی تھی، نیچے گہری کھائیاں تھیں۔ ڈرائیور نے گاڑی احتیاط سے چلائی۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ کسی طرح یہ سفر ختم ہو اور میری جان اس مصیبت سے چھوٹے، لیکن ساتھ ہی اس کے الفاظ دماغ میں گونج رہے تھے، ابھی کچھ مت پوچھو، وقت آنے پر سب بتاؤں گا۔ یہ الفاظ مجھے الجھا رہے تھے۔ کیا واقعی کوئی راز ہے؟ کیا یہ صرف ڈراوا ہے یا حقیقت؟ رات گہری ہو چکی تھی، چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے ماں باپ کی تصویریں آنکھوں میں بسائے رکھا۔ مجھے لگا جیسے وہ میرے ساتھ ہیں، مجھے حوصلہ دے رہے ہیں۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی مگر باہر سے پتھر بن گئی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک کھلے میدان میں رکی۔ ڈرائیور نے کہا، صاحب تھوڑی دیر یہاں رک لیں، ٹائروں کو دیکھ لیتا ہوں۔ وہ شخص گاڑی سے باہر نکلا اور لمبی سانس لی۔ میں نے دوبارہ ہمت کر کے آہستہ کہا، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ مجھے کیوں ساتھ لا رہے ہو؟ وہ میری طرف پلٹا، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور بولا،
वक्त आने पर जान लोगी। ये जवाब मुझे मजीद बेचैन कर गया। मेरे लिए ये सफ़र एक कैद की जंजीर था। हर लम्हा एक नया खौफ, एक नया सवाल जन्म दे रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे महसूस होने लगा था कि शायद इस कहानी का रुख वो नहीं जिसका मैं तसव्वुर कर रही हूँ। तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी एक बड़े दरवाजे पर रुकी। हवा में एक अजनबी सी खामोशी फैली हुई थी। मैंने हैरत से गर्दन उठाई और आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक वसी और अरीज हवेली खड़ी थी, जैसे किसी रईस की मलकियत हो। रोशनियों में नहाई हुई दीवारें और ऊंचे दरवाजे ये बता रहे थे कि यहाँ दौलत और ताकत का बसेरा है। मुझे यकीन न आया कि ये जगह किसी आम मुलाजिम की हो सकती है। मेरा दिल धड़कने लगा। ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, मेरा सामान उतारा और बोला, साहब मैं वापस जा रहा हूँ। इसने मुझे एक लम्हे के लिए देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर होंठ बंद रहे। फिर वो खामोशी से गाड़ी मोड़कर अंधेरे में गुम हो गया। मैं दरवाजे के सामने खड़ी सोच रही थी कि शायद ये भी चचा का कोई नया मंसूबा है। दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। इतने में वो शख्स जो अब मेरा शोहर कहलाने लगा था, अचानक मेरा हाथ सख्ती से पकड़कर बोला, ये तेरा घर नहीं है, मेरे साथ चल। इसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मैं इनकार भी न कर सकी। मैं हक्का बक्का रह गई। मेरी आंखों में सवाल थे, लेकिन होंठ जैसे कुफल बंद हो गए। इसने मुझे घसीटते हुए एक दूसरी गाड़ी तक ले गया जो करीब ही खड़ी थी। वो स्याह रंग की गाड़ी थी, दरवाजे बंद थे और शीशे काले। मैंने हैरत और खौफ से इसकी तरफ देखा। मेरी आवाज़ कपकपाई, ये सब क्या है? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? वो पलटा और मुख्तसर कहा, अब जो देखेगी इस पर यकीन रखना। इसके लहजे में पहली बार सख्ती के बजाय एक अजब यकीन छुपा था। ये अल्फाज मेरे दिल को और उलझा गए। गाड़ी में बैठने के बाद मैंने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाईं। ड्राइवर कोई और था, नया चेहरा। वो खामोशी से गाड़ी चला रहा था। दूसरी गाड़ी शहर की तरफ दौड़ने लगी। रास्ते पर मैंने लफ्ज़ सी रखे। मेरे जहन में हजारों सवाल थे। आखिर ये सब क्या हो रहा है? वो मुझे कहाँ ले जा रहा है? खिड़की के बाहर रोशनियां बढ़ती जा रही थी। गांव की सुनसानी पीछे रह गई थी। तकरीबन 1 घंटे बाद गाड़ी एक और बड़े मकान के सामने रुकी। मैंने गर्दन उठाई तो सामने का मंजर देखकर एकदम सख्त हो गई। यह मकान नहीं बल्कि एक शानदार महल सा लग रहा था। ऊंची दीवारें, लोहे का भारी गेट और अंदर तक जाती रोशनियों से जगमगाती राहें। ड्राइवर ने गेट खटखटाया। फौरन अंदर से पहरेदार दौड़े आए। गेट खुलते ही गाड़ी अंदर दाखिल हुई। जैसे ही हम मैन हॉल के करीब पहुंचे, 2 पुलिस एहलकार सीधे खड़े हो गए। उन्होंने इसे देखते ही बाकायदा सल्यूट किया। मेरा दिमाग घूम गया। ये कैसे मुमकिन था? जिस शख्स को मैं कल तक चचा का खास मुलाजिम समझती थी, आज पुलिस वाले इसे इज्जत से सलाम कर रहे थे। मैंने बेख्तियार कहा, ये सब क्या है? ये लोग तुम्हें सर क्यों कह रहे हैं? वो पुरसुकून अंदाज में गाड़ी से उतरा और मेरी तरफ देखकर बोला, ये मेरा असल घर है। मैं मुलाजिम नहीं, पुलिस अफसर हूँ। मेरे कदम डगमगा गए। मुझे लगा ज़मीन मेरे नीचे से निकल गई हो। दिल में खौफ और सुकून दोनों इकट्ठे भर गए। हम अंदर दाखिल हुए। एक वसी हाल में बड़े बड़े सोफे लगे थे। दीवारों पर पुलिस के मेडल्स और तारीफी इसनाद लगी थी। मैं हैरत से एक एक चीज़ देखती रही। मैंने धीरे से कहा, यह सब हकीकत है? तुम मुलाजिम नहीं थे? वो करीब आया और बोला, नहीं, मैं कई महीनों से तुम्हारे चचा और चची की निगरानी कर रहा था। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, तो फिर मेरे साथ ये सब क्यों किया? इसने जवाब दिया, क्योंकि अगर मैं तुम्हें वहीं छोड़ देता तो वो तुम्हें ख़त्म कर देते। निकाह मेरा मंसूबा नहीं था, बल्कि तुम्हें बचाने का रास्ता था। इसी वक्त एक और पुलिस अफसर अंदर आया। इसने फाइल पकड़ी हुई थी। वो बोला, सर ये सब सबूत मुकम्मल हो गए हैं। इनके जाली कागजात, कब्जे और लेन देन की तफसीलात। इसने मेरी तरफ देखकर कहा, बीबी आपको मुबारक हो। आपके माँ बाप की ज़मीन का हक अब वापस मिल सकता है। मैं ये सुनकर सकते में आ गई। मैंने हैरत और लरजती आवाज़ में कहा, क्या वाकई ये सब मुमकिन है? वो अक्सर बोला, जी बिल्कुल, आपके शोहर ने सब कुछ रिस्क लेकर जमा किया है। मैंने इसकी तरफ देखा। वो खामोशी से मुस्कुरा रहा था। रात गए तक लोग आते जाते रहे। मुख्तलिफ पुलिस एहलकार फाइलें और रिपोर्ट्स लाते। मैं कमरे के कोने में बैठी इन सब को देखती रही। वो सब इसे सर कहकर मुखातिब करते और मैं बार बार सोचती कि ये वही शख्स है जिसे मैं कल तक एक आम नौकर समझती थी। इसने मेरे करीब आकर कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में शिकवे हैं, लेकिन वक्त के साथ सब समझ आ जाएगा। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन निकाह? वो सब क्यों? वो संजीदगी से बोला, अगर ऐसा ना होता तो वो लोग तुम्हें जिंदा ना छोड़ते।
कुछ देर बाद किचन से एक मुलाजिमा चाय लेकर आई। इसने अदब से कहा, बीबी आप थक गई होंगी, ये पी ले। मैंने कप हाथ में लिया तो महसूस हुआ कि अब मैं कैद में नहीं बल्कि एक नई जगह पर हूँ, जहाँ लोग मेरा एहतराम कर रहे हैं, लेकिन दिल फिर भी डरा हुआ था। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। इसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ कोई इत्तला दे रहा था। इसके चेहरे पर सख्ती आ गई। इसने कहा, कल सुबह छापा मारा जाएगा, कोई बच नहीं पाएगा। मैंने पहली बार इसे एक हकीकी अफसर की तरह हुक्म देते देखा। फ़ोन बंद होने के बाद वो मेरे पास आया। और बोला, ये सब ख़त्म होने वाला है। तुम्हारे चचा और चची को इनके किए की सज़ा मिलेगी। तुम बस हिम्मत रखो। मेरा दिल अब भी उलझा हुआ था। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिसे मैं अपना दुश्मन समझ रही हूँ वो दरअसल मेरा मुहाफिज निकला। इसने नरमी से कहा, मुहाफिज नहीं, साथी समझो। रात ढलती गई और मेरी आंखों में नींद न आई। मैं कमरे की खिड़की से बाहर देखती रही। बागीचे में पहरेदार गश्त कर रहे थे। मुझे लगा कि पहली बार कोई मेरी हिफाजत कर रहा है। सुबह की रोशनी ने कमरे को भर दिया। दरवाज़ा खुला और वो अंदर आया। इसके हाथ में एक और फाइल थी। इसने कहा, ये देखो, ये सब सबूत अदालत में जाएंगे। तुम्हारे वालिदैन के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी, अब इसका हिसाब होगा। मैंने फाइल हाथ में ली। कागज़ों पर मेरे वालिदैन का नाम देखकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। मेरा यकीन था कि ये सब ख़त्म होकर अब एक नया आगाज़ होने वाला है। मुझे लगा कि शायद पहली बार मेरी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया है, ऐसा मोड़ जो अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जा रहा था। इसने मुझे बैठने को कहा और पूरी बात समझाना शुरू की। कमरे में हल्की रोशनी थी। बाहर बाग में पहरेदार गश्त कर रहे थे और अंदर सिर्फ हम दोनों बैठे थे। इसने गहरी सांस ली और कहा, अब वक्त है कि तुम सब जान लो। मैं चुपचाप इसकी तरफ देखती रही। इसने बताया कि कई महीनों से वह चचा और चची के गैर कानूनी कामों की तफ्तीश कर रहा था। इसने फाइल खोली और एक एक कागज़ मेरे सामने रखना शुरू किया। ये देखो, ये इनके जाली कागजात हैं। फिर दूसरे कागजात की तरफ इशारा किया। ये इनकी नाजायज़ खरीदो फरोख्त की तफसील है। मेरी आंखों के सामने वो सब चीज़ें थी जिनके बारे में मैं बरसों से सोचती आई थी मगर साबित ना कर सकी थी। वो बोला, वो सिर्फ ज़मीन पर कब्जे तक महदूद नहीं थे, इनके नाजायज़ तल्लुकात भी थे। बड़े बड़े लोगों से साज़बाज़ करके वो पूरे गांव पर धौंस जमाते थे। मैंने हैरान होकर कहा, तो तुम्हें ये सब कैसे पता चला? वो मुस्कुराकर बोला, यही मेरा काम है। मैंने इनके पीछे लोगों को लगाया, खुफिया मुलाकातें रिकॉर्ड की और हर सबूत जमा किया। फिर इसने मुझे सीधी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मैंने इस वक्त तुम्हें निकाह में ना लिया होता तो वो तुम्हें ख़त्म कर देते। ये सिर्फ एक ढाल थी ताकि तुम महफूज रहो। मेरे लब कांपने लगे। मैंने धीरे से कहा, मैंने तो सोचा था कि तुम भी इन्हीं जैसे हो। इसने सर हिलाकर कहा, मुझे पता है तुम्हारे दिल में बदएतमादी पैदा होना फितरी था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दुश्मन नहीं, मुहाफिज था। इसके लिफाज सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद ज़िंदगी ने मुझे एक नई राह दिखा दी है। दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ कि कम अज़ कम मेरा शोहर दुश्मन नहीं है बल्कि मुहाफिज है। चंद दिनों के अंदर ही इसने सब सबूत मुकम्मल करके अदालत में पेश किए। इस दौरान मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि किस तरह फाइलें तैयार हुई, किस तरह पुलिस के अफसरान एक एक करके रिपोर्ट लाते। एक दिन एक पुलिस अफसर, सरजमीन पर कब्जे के असल कागजात बरामद हो गए हैं, अब वो कुछ नहीं कर सकेंगे। दूसरे ने कहा, सारे इनके कारोबारी खाते भी पकड़ लिए गए हैं, अब जज के सामने सब खुल जाएगा। मैं एक कोने में बैठी ये सब सुनती और हैरान होती। मैंने कहा, क्या वाकई ये सब अदालत में माना जाएगा? वो बोला, हाँ, अब वो दिन दूर नहीं जब सबके सामने इनका चेहरा नंगा होगा। फिर वो दिन आया जब अदालत में मुकदमा पेश हुआ। मैं पहली बार कोर्ट रूम के बाहर खड़ी थी। अंदर लोग भरे हुए थे। मेरा दिल धड़क रहा था। दरवाज़ा खुला और चचा और चची को हथकड़ियों में लाया गया। वो मुझे देखते ही आग बगोला हो गए। चची चीखी, ये सब तेरी वजह से हुआ, मनहूस। मगर पुलिस ने इसे फौरन पीछे धकेल दिया। मैंने खामोशी से इनकी तरफ देखा। दिल में सोचा कि आज इंसाफ करीब है। अदालत में गवाह पेश हुए, दस्तावेजात दिखाए गए, एक एक इल्ज़ाम साबित होता गया। वकील ने कहा, ये लोग सालों से धोखाधड़ी और नाजायज़ कामों में मुलविस हैं। जज ने फाइलों पर नज़र डालकर सख्त लहजे में कहा, सबूत वाज़ेह हैं,
इन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। चचा ने आखिरी बार मेरा नाम लेकर कहा, हमने तुझे पाला था और आज तूने हमें रुसवा कर दिया। मैंने दिल ही दिल में जवाब दिया, तुमने पालने के नाम पर गुलामी दी थी, अब इंसाफ ने मेरा साथ दिया है। चचा और चची को गिरफ्तार करके वापस ले जाया गया। बाहर गांव के कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने सरगोशी में कहा, आखिरकार ये दिन आ गया। एक औरत ने आकर मुझसे कहा, बेटी तूने बड़ा हौसला दिखाया। मेरे दिल में पहली बार सुकून उतरा। घर वापस आकर इसने मुझे तसल्ली दी। बोला, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारे माँ बाप की जमीन तुम्हें वापस मिलेगी। मैंने आंखें बंद की और दिल ही दिल में अपने वालिदैन को याद किया। लगा जैसे वो मुझे दुआएं दे रहे हैं। इनके मकरूह कारोबार का पर्दा सबके सामने चाक हो गया। अखबारों में खबर चुकी। गांव के लोग बात करने लगे। सब कहने लगे ये वही लोग थे जो इज्जत का ढोंग रचाते थे, असल में लालच और जुल्म के ताजर थे। पहली बार मुझे लगा कि माँ बाप की जिंदगी छीनने वाले अपने अंजाम तक पहुंच गए। रात को जब मैं अकेली बैठी तो वो मेरे करीब आया, नरमी से बोला, ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ा बोझ हट गया। मैंने आंखों में आंसू लिए कहा, शायद आज पहली बार सुकून मिला है। वो बोला, यही सुकून तुम्हारा हक था जो बरसों बाद वापस मिला है। चचा और चची के पकड़े जाने के बाद मैं जैसे एक भारी जंजीर से आज़ाद हो गई। बरसों से दिल पर जमी घुटन एकदम हटने लगी। गांव में इनकी गिरफ्तारी की खबरें गूंज रही थी। लोग हैरानी से कहते थे, जिन्हें हम इज्जतदार समझते थे वो असल में मुजरिम निकले। मैं अपने कमरे में बैठी सब सोच रही थी कि मेरी जिंदगी का वो अंधेरा बाब आखिरकार बंद हो गया। इस दौरान मेरा शोहर मेरे कमरे में आया और इसके कदमों की चाप चाप पर मैंने चौंक कर सर उठाया। वो मेरे करीब आया और नरमी से बोला, गाड़ी में सख्ती सिर्फ इसलिए थी ताकि ड्राइवर शक न करे। हकीकत में कभी भी तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। मैंने इसकी आंखों में देखा, वहाँ सच्चाई और नरमी झलक रही थी। मैंने धीरे से कहा, इस वक्त मुझे लगा था कि तुम भी इन्हीं जैसे हो। वह संजीदगी से बोला, मुझे पता है, लेकिन हालात ऐसे थे कि मुझे सख्त रवैया दिखाना पड़ा। अगर मैं नरम होता तो वो फौरन पहचान लेते कि कुछ और खेल हो रहा है। इसने कुर्सी खींची और मेरे सामने बैठ गया। तुम्हारे दिल पर जो बोझ था वो अब ख़त्म होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दुश्मन नहीं साथी समझो। मैंने खामोश रहकर सर झुका लिया। वो थोड़ी देर बाद बोला, मैं साफ कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दिल से पसंद करता हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने नज़रें उठाकर इसे देखा। इसके लहजे में खुलूस महसूस हो रहा था। अगले दिन इसने मुझे साथ लिया और ज़मीन के कागजात दिखाने गया। ज़मीन अब मेरे नाम थी। तहसील के दफ्तर में क्लर्क ने फाइल खोल कर कहा, बीबी, ये आपकी ज़मीन है, अब कोई नहीं छीन सकता। मैंने कागजात पर अपना नाम देखा तो आंखें नम हो गई। मैंने दिल ही दिल में वालिदैन को याद किया। मेरा शोहर पास खड़ा बोला, ये तुम्हारा हक था जो अब तुम्हें वापस मिला है। मेरी ज़िंदगी के बिखरे हुए सफ़े आहिस्ता आहिस्ता जुड़ने लगे थे, लेकिन ये आसान न था। बरसों के जख्म रातों रात नहीं भर सकते थे। सुबह जब मैं आईने में खुद को देखती तो चेहरा वही था, मगर आंखों में पहली बार सुकून की हल्की रोशनी दिखाई देती। अब कोई मुझे मनहूस नहीं कहता था, कोई मुझे गुलाम बनाकर काम नहीं करवाता था, मगर अंदर के जख्म अभी भी हल्का सा लम्स याद दिलाते थे कि मैंने क्या कुछ सहा है। एक दिन वो मेरे पास आकर बोला, कल हम गाँव चलेंगे, तुम्हें सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहिए। अगले दिन हम रवाना हुए। रास्ते में मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो जगह जहाँ मैंने बचपन गुजारा था, वही गांव जहाँ मेरे माँ बाप की यादें थी, और वही ज़मीन जिस पर कभी चचा का कब्जा रहा, अब मेरे कदमों के नीचे थी। गांव पहुंचकर लोग हमें देखने के लिए निकल आए। कुछ ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने कभी मेरी हिमायत नहीं की थी। मगर अब हालात बदल गए। एक बूढ़ा शख्स आगे बढ़ा और कहा, बेटी, हमें माफ़ कर दे, हम सब खौफ के मारे चुप थे, लेकिन आज तेरा हौसला देखकर लगता है कि हम सब कमज़ोर थे। मैंने नम आंखों से जवाब दिया, मैं किसी से शिकवा नहीं करती, बस अब मैं चाहती हूँ कि इस ज़मीन पर अमन और खुशी लौट आए। हम इस खेत तक गए जहाँ कभी मैं खेलती थी। इसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, यह सब अब तुम्हारे इख्तियार में है। चाहो तो इस पर घर बना लो, या चाहो तो खेत दोबारा आबाद कर लो। मैंने कहा, ये खेत मेरे वालिदैन की याद है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ सब्ज़ा उगे, हरियाली हो, बच्चों की हंसी गूंजे। इसने मुस्कुराकर कहा, तो फिर हम यही करेंगे। हमने मजदूर बुलाए, ज़मीन को साफ किया गया,
دنوں میں ہی وہاں ہل چلنے لگا۔ میں خود بھی مزدوروں کے ساتھ مٹی پر بیٹھتی۔ ایک دن مزدور نے حیرانی سے کہا، بی بی آپ ہمارے ساتھ مٹی کو کیوں ہاتھ لگا رہی ہیں؟ میں نے جواب دیا، یہ مٹی میرے ماں باپ کی ہے، مجھے اس کو چھو کر سکون ملتا ہے۔ وہ سب میری بات سن کر احترام سے خاموش ہو گئے۔ زمین کی بحالی کے ساتھ میرا دل بھی بحال ہونے لگا۔ گاؤں کی عورتیں میرے پاس آ کر کہتی، بی بی ہمیں بھی ہمت دے، ہمیں بھی اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ میں انہیں کہتی، خوف کو دل سے نکالو، سچ کے ساتھ چلو، پھر راستہ خود بنے گا۔ اسی دوران میرا رشتہ بھی نئے رنگ اختیار کرنے لگا۔ وہ اکثر میرے قریب بیٹھتا اور باتیں کرتا۔ ایک شام ہم کھیت کے کنارے بیٹھے تھے، ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے ہمیشہ ڈیوٹی کو اپنی زندگی سمجھا، لیکن اب لگتا ہے زندگی تمہارے بغیر نامکمل ہے۔ میں نے نظریں جھکا لیں، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے دھیرے سے کہا، میری دنیا تو پہلے ہی اجڑ چکی تھی، لیکن اب لگتا ہے دوبارہ بن گئی ہے۔ چند دنوں بعد گاؤں میں ایک تقریب ہوئی، سب لوگ جمع ہوئے۔ پہلی بار مجھے عزت کے ساتھ بلایا گیا۔ گاؤں کے سردار نے اعلان کیا، یہ بیٹی ہمارے گاؤں کا فخر ہے۔ اس نے ظلم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو کر سب کو راستہ دکھایا۔ لوگ تالیاں بجا رہے تھے اور میں حیران تھی کہ وہی لوگ جو کبھی مجھے منحوس کہتے تھے، آج میرا نام احترام سے لے رہے ہیں۔ ہم واپس شہر آئے تو اس نے کہا، اب تمہیں صرف ماضی کے زخم نہیں، مستقبل کے خواب بھی دیکھنے چاہیے۔ اس نے مجھے ایک خالی کمرہ دکھایا، یہ تمہارے لیے ہے، جو چاہو اس میں کرو، چاہے پڑھائی کرو، چاہے کتابیں لکھو اور چاہے اپنی زمین کے منصوبے بناؤ۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا اور دل ہی دل میں سوچا کہ یہ وہ آزادی ہے جس کا خواب میں نے برسوں دیکھا تھا۔ میں نے پڑھائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ روزانہ چند گھنٹے کتابوں کے ساتھ گزرتے۔ وہ مجھے اکثر ہنسی مذاق میں کہتا، جلد ہی تم مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو جاؤ گی۔ میں جواب دیتی، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، شاید ہم دونوں ساتھ مل کر اور بھی طاقتور ہو جائیں۔ میری زندگی کا رنگ بدل گیا تھا۔ کبھی جو راتیں آنسوؤں میں گزرتی تھی، اب وہی راتیں خوابوں میں ڈھلنے لگی۔ کبھی جو دن غلامی میں بیتتے تھے، اب وہی دن خوشی اور سکون میں گزرنے لگے۔ میں جانتی تھی کہ میرے والدین شاید مجھے دیکھ کر فخر کرتے۔ میں نے ان کے زمین کو دوبارہ آباد کیا، ان کے قاتلوں کو انجام تک پہنچایا اور اپنی زندگی کو دوبارہ روشنی میں ڈھالا۔ اور سب سے بڑھ کر میں نے محبت کو بھی قبول کیا، وہ محبت جو اعتماد، عزت اور حفاظت پر قائم تھی۔ میں نے اپنی مرضی اور خوشی سے اس کا ساتھ قبول کیا۔ یوں میری زندگی کی وہ کہانی جو اندھیروں سے شروع ہوئی تھی، روشنی پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک نئے سفر پر نکل کھڑی۔ یہ سفر امید، سکون اور خوابوں کا تھا۔